साथियों, आज हम ऐसे बायर की कहानी को समझने वाले हैं जो बायर जिस डेवलपर से अपना फ्लैट परचेज किए, अब वो डेवलपर ही उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं है। ऐसे बायर्स को अपना घर मिलेगा या फिर लगातार सिर्फ उनको ईएमआई ही भरना होगा या ईएमआई बंद कर देना पड़ेगा, इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिनसे उन्होंने खरीदा है अब वो डेवलपर उस प्रोजेक्ट के पार्ट ही नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये कहानी आपको आखिरी तक देखनी चाहिए, जिससे कि ऐसी कोई चीज़ आपके साथ ना घटित हो। और इस तरह के प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप खरीदने जा रहे हैं, तो पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें जो है आप इस वीडियो में सीख पाएँगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करने के साथ-साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले और हमें मिले आपका प्रोत्साहन। साथियों, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित रहते हैं और लगातार सौदागर किस्से कहानियों के माध्यम से आपके सामने ऐसे केस स्टडीज ला रहा है, जिससे आप सीख सकें और अपने बाइंग डिसीजन को अच्छा कर सकें। देखिए, इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। 2022 में लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। साथ ही साथ डेवलपर को एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी लैंड ओनर की तरफ से मिलती है कि डेवलपर अपने हिस्से का फ्लैट बेच सके। यहाँ पर यह बात होती है कि 30% जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट होंगे वो लैंड ओनर के पास रहेंगे और बचा हुआ 70% डेवलपर बेचेगा। साथ ही साथ इस पूरे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए 5 अकाउंट रहेंगे, इसकी भी बात की गई थी और ये एग्रीमेंट का हिस्सा भी था। इसके चलते अब इनके जितने भी फंड आएंगे उस किस तरीके से रोटेट होंगे, ये इन सारे अकाउंट से होने थे। अब होता क्या है कि आप सभी को पता है, जैसे ही कोई भी जॉइंट वेंचर में आता है, जैसी चीजें डिसाइड हो जाती हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, फिर सैंक्शनिंग के लिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है। जैसी सैंक्शनिंग मिलती है और रेरा के लिए अप्लाई किया जाता है, उसी दौरान जो है ईओआई के बेस पे यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे बायर्स को सिक्योर करने की कोशिश रहती है कि आने वाले समय पे इस प्रोजेक्ट का रेरा आने वाला है और आपको सबसे सस्ते फ्लैट ऑफर किए जाएंगे, सबसे पहले आप लोग टोकन दे दीजिए। ये प्रैक्टिस आज भी चालू है, जबकि महारेरा ये बार बार कहता आया है कि बिना रेरा सैंक्शनिंग के आप फ्लैट ना बेच सकते हैं, ना उसका मार्केट कर सकते हैं। बहरहाल, ये सब तो कानूनी चीजें हैं और ये बातें ही बातों में रहती हैं, पर ये जो धरातल पे जो चीजें होती है बिल्कुल अलग होती हैं, आप सबको पता है। अब यहाँ पे कई बायर जो है अपना इंटरेस्ट दिखा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी से अगर हम इंटरेस्ट दिखाएंगे तो सबसे पहले हमें अलॉट होगा, तो एक तो हमें चॉइस मिलेगा कि मल्टीपल फ्लैट्स में से जो हमें पसंद का चाहिए वो हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि सस्ता मिलने का भी एक होड़ होता है कि हमें सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना भी लिया जाए। लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जैसे ही मारेरा की सैंक्शनिंग आ जाती है, लोगों का एग्रीमेंट भी हो जाता है और एग्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर डेवलपर क्या करता है, ये सारी चीज़ें तो बायर के एंड पे चल रही हैं। डेवलपर यहाँ पे क्या करता है, इस प्रोजेक्ट पे लोन भी ले लेता है, यानी प्रोजेक्ट को मॉर्टगेज कर देता है और साथ ही साथ जो 30% कंस्ट्रक्टेड फ्लैट लैंड ओनर के लिए रखने थे, उस फ्लैट को भी बेचना चालू कर देता है। अब ये सारी बातों से लैंड ओनर अवगत नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग परचेज करते जा रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी लोन लिया गया है, ये प्रोजेक्ट मॉर्टगेज्ड है। क्योंकि अमूमन आप लोग क्या करते हैं, एज ए बायर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं रेरा पे चेक कर लूं कि क्या यहाँ पे कोई लिटिगेशन है या नहीं है। बाकी डिटेल्स भी कई बार आप लोग देख लेते हैं और इसी से आप संतुष्ट हो जाते हैं। और 90% लोग तो इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि सब कुछ ठीक है। अगर महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो जाहिर सी बात है सारे जो प्रोसेस हैं उसे फॉलो किया गया होगा, तभी तो महारेरा ने इनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा और इसी बेस पे लोग जो है डिसीजन आगे बढ़ा देते हैं। जबकि सौदागर पिछले 5-6 सालों से इस पे अवेयरनेस वीडियो बना रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट का महारेरा नंबर होने से ये मतलब कतई नहीं है कि सब कुछ सही है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो उस महारेरा पेज पे इस प्रोजेक्ट के कहीं पे भी लिटिगेशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो लैंड टाइटल था वो पूरी तरीके से क्लियर था और वो लैंड ओनर ने डेवलपर के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए हुए थे। लेकिन ये सारी चीजें पर्दे के पीछे चल रही थी, ये पता नहीं था ना तो बायर को ना तो लैंड ओनर को। अब समस्या वहां पे चालू होती है जब लैंड ओनर को ये बातें पता चलती हैं। लैंड ओनर डेवलपर के ऊपर एफआईआर करता है और इसी बीच अगर कंस्ट्रक्शन साइट की आप बात करिए
तो यहाँ पे एक्सकवेशन, प्लिंथ का काम, फाउंडेशन का काम, ये सब कंप्लीट हो चुका होता है। और जब भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना होता है तो कॉर्पोरेशन में आपको चालान भी भरने पड़ते हैं। अब मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन में आप पैसा लगा रहे हैं वो एक कॉस्ट, प्लस जो आप चालान भर रहे हैं वो एक कॉस्ट, और इसके साथ साथ जो आपने सैंक्शनिंग में जो लाइजनिंग कॉस्ट आपने पे किया वो, ये सब मिला के एक लमसम पैसा बन जाता है। डेवलपर ने तो उस प्रोजेक्ट को मॉर्टगेज कर रखा है, वहां से फंड उठाया, प्लस जितने लोगों को बेच के एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके उनसे जो 10-20% का डिमांड दे के उनसे रिकवर करना था वो रिकवर हो गया। अब बात ये आती है कि जैसे ही इस डेवलपर के ऊपर एफआईआर होता है, यानी लैंड ओनर और डेवलपर के बीच में डिस्प्यूट चालू हो जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन भी रुकता है, और कंस्ट्रक्शन रुकने के साथ साथ कोई साफ और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बायर तक नहीं पहुंच पाती है, और इस दौरान पे भी जो है नए बायर्स को बेचना चालू ही रहता है, क्योंकि बायर्स को नहीं पता, वो सेल्स ऑफिस में आ रहे हैं, देख रहे हैं, चीजें अच्छी लग रही है, महारेरा नंबर है, उन पे लोन हो रहा है और वो खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि जब ये चीज़ें आगे बढ़ी, पब्लिक एक तरीके से नोटिसेस भेजे गए, नोटिस भेजने के बाद इस पे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। अब फाइनली क्या हुआ कि डेवलपर उस प्रोजेक्ट से निकल चुका है। अब बायर्स को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जिनसे हमने खरीदा है, अगर वो डेवलपर ही इस प्रोजेक्ट के हिस्सेदार नहीं है, तो क्या हमारे फ्लैट वैलिड रहेंगे? क्या हमें लोन का ईएमआई भरना चाहिए या फिर हमें डिफ़ॉल्ट करना चाहिए? साथ ही साथ ये भी दुविधा कि जो घर हमने खरीदा अगर वो हमें नहीं मिलेगा, तो नए सिरे से अगर हम घर खरीदने जा रहे हैं, तो इस लोन को कैसे हम ख़त्म करेंगे? या फिर लोन को पूरा फ़ोरक्लोज़ करें, तो यहाँ पे जो पैसा हमारा वेस्ट होगा, फिर हम नया घर कैसे ले पाएँगे? और मन में जो एक डर पैदा हो जाएगा, इसके चलते क्या नए घर में वो जाके खरीद पाएँगे, इस कंडीशन में होंगे? तो ये सारी दुविधाएँ चालू हो जाती हैं। अब यहाँ से क्या फाइंडिंग निकलती है, क्या सीख मिलती है, पहले ये समझिए, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन से आपको बचना कैसे चाहिए, या फिर ऐसी सिचुएशन में आप ना जाएँ उसके लिए क्या करना चाहिए। इस केस से ये बात निकल के आ रही है कि पहली बात, अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए गए हैं, वो जॉइंट वेंचर में हैं, तो सबसे पहले आपको फोमो नहीं दिखाना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, जल्दी हमारे पास ऑप्शंस अच्छे खासे मिल जाएंगे, इन सब चक्करों में इनिशियल स्टेज पर बुकिंग करने से बचिए। और बुकिंग करने से पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एसेस करिए, खासकर जो सर्च टाइटल है उसे जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता तो चले ये जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास सारे लीगल राइट्स हैं या नहीं है, या अगर जो लैंड ओनर के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है वो कहीं वायलेट तो नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे फंस कौन रहा है? सबसे ज्यादा फंस रहे हैं बायर। लैंड ओनर तो फंसा, चलिए वो तो निकल गया क्योंकि डेवलपर अब बाहर आ चुका है, अब वो लैंड ओनर किसी और के साथ कंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज भी हुआ, तो क्या ये सिस्टम की भी खामी नहीं है कि जिस स्पेसिफिक चीजों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई उसके अलावा उसका यूज कैसे हो रहा है, उस पे मॉर्टगेज कैसे लिया जा रहा है, बिना लैंड ओनर के कंसेंट के कैसे फ्लैट बेचे जा रहे हैं उसके भी हिस्से के, तो क्या ये वायलेशन नहीं है? क्या इस सिस्टम का फेल्योर नहीं है? क्योंकि इसी सिस्टम पे भरोसा करके हर एक बायर फ्लैट खरीदता है। इससे यह भी बात साफ निकल के आ रही है कि सिस्टम के भरोसे आप अपना पैसा मत लगाइए। आप में से कई लोग कहेंगे तो फिर कैसे, किस पे भरोसा करें? देखिए, आपका पैसा है तो बार-बार सौदागर ये कहता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है उसकी स्टडी आपको करनी होगी। टर्म कंडीशन आपको पढ़ाए जाते हैं, एग्रीमेंट आपको भेजा जाता है ड्राफ्ट, उसे पढ़ना खुद होता है, और जो सर्च टाइटल वहाँ पे अपलोड किए गए हैं उसे आपको पढ़ना होगा किस टाइप का ये प्रोजेक्ट है, और जल्दबाजी में कभी नहीं खरीदना है, क्योंकि ये जल्दबाजी कहीं भी हो सकती है, और जिस भी प्रोजेक्ट पे आप खरीदने जा रहे हैं वहां लिटिगेशन नहीं दिखने पे आप सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर आपको प्राइस, लोकेशन और लेआउट अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ से ये सारी सीख मिलती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले आप समझिए उस प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, वहाँ पे किस तरीके से फ्लैट बेचे जा रहे हैं, कौन आपको बेच रहा है, किससे आप खरीद रहे हैं, उसकी पहले की हिस्ट्री क्या रही है। सर्च टाइटल रिपोर्ट आसानी से पढ़ी जा सकती है, पर फिर भी अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो सौदागर ने हर किसी को इसमें मदद करने का वादा किया, और लगातार ये कहता है अगर कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थोड़ी में अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदने के पहले किसी दुविधा में हैं,
खरीदने के प्रोसेस में हैं या फिर खरीद चुके हैं, किसी भी स्थिति में अगर आप किसी भी समस्या में हैं, तो आप हमें क्वेरी क्वेश्चन फॉर्म के लिंक के ज़रिए अपनी समस्या पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाए और इससे हमें भी पता चलेगा कि क्या कुछ मार्केट में चल रहा है और किन-किन चीज़ों से आप लोग परेशान हैं। अगर ऐसी कुछ और भी चीज़ें आपके सामने हैं, जिससे लगता है कि उसे पब्लिक फोरम पे लाना चाहिए, जिससे बाकी बायर भी अवेयर हो सकें, तो उसे हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। उसके ज़रिए आप अपनी स्टोरी हम तक पहुँचा सकते हैं। जिस तरीके से ये सारी स्टोरीज़ हमारे पास आ रही हैं और लगातार हम आप तक ये चीज़ें ला रहे हैं। और इससे एक चीज़ आप समझिए कि जब भी आप फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ आप ब्रोशर, महारेरा नंबर, डेवलपर का सेल्स ऑफ़िस, उसका सैंपल फ्लैट, शो फ्लैट, इसके बहकावे में आकर या फिर इसे देखकर आप फ्लैट ना खरीदिए। इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उसे आपको डॉक्यूमेंट में तलाशना होगा। इन बिटवीन द लाइन्स क्या है, उसे समझना होगा, तभी आपको अपना पैसा लगाना है और यह भी देखना है कि उस डेवलपर ने, उस जॉइंट वेंचर ने, उस फर्म ने पहले कुछ किया है या नहीं किया है और अगर कुछ किया है तो वहाँ पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि लगातार अब मार्केट भी आपको वो समय दे रहा है जहाँ पे आप अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएँ और फिर अपना डिसीजन लें, क्योंकि अब ये दौर कहीं आगे रेट बढ़ने वाला नहीं है, रेट स्टैग्नेंट ही रहने वाले हैं और यह भी हो सकता है कि आपको तमाम तरह के फ्रीबीज़ भी ऑफ़र किए जाएँ। ये सारा कुछ हमने लास्ट सवाल जवाब के एपिसोड में भी कवर किया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आई बटन पे भी उसका लिंक हम लोग लगा देंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है, तो फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे लोगों तक ये सारी जागरूकता पहुँच सके। यदि आपको प्रयास पसंद आया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।